गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे ब्रिटेन के संविधान को लेकर के, और इससे पहले आज अपन चर्चा करेंगे ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का महत्व है, यानी इनको जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का क्या महत्व है, किस प्रकार से इनका अर्थ लगाया जाता है। और अपन ने देखा भी था जब आपको मैंने ब्रिटेन के संविधान की अपन जब चर्चा कर रहे थे विशेषताओं के आधार विकास, ब्रिटेन का संविधान का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। तो ये जो विकास है ब्रिटेन के संविधान में इन्हीं परंपराओं के आधार पर, यानी ये परंपराएं जो हैं इन्हीं के आधार पर न्यायालय भी इनको परिभाषित करता रहा है, और उसके आधार पर ये परंपराएं जो शासन के रूप में कार्य, कानून के रूप के आधार पर कार्य करने लगी थी। आज अपन इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले मैं पुनः आपको ये बता देता हूँ कि अपन ने प्रीवियस क्लासों में किन किन का अध्ययन अपन ने कर लिया। आपके दिमाग में मैंने पहले भी कहा है, मैं पुनः कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि अपन प्रीवियस क्लास में जो अध्ययन किया है वो अपने याद ही नहीं है। अपन केवल और केवल अगली क्लास के बारे में जानने के लिए उसके आने का, उसका वीडियो आने की उत्सुकता जो है अपने सामने बनी हुई है, लेकिन प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था वो अभी अपने दिमाग में नहीं चल रहा है। लेकिन मेरा यकीन मानना, अपन अगले क्लास का अध्ययन तभी कर पाएंगे जब अपने को प्रीवियस क्लास के अंदर अपने जो कुछ पढ़ा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं, और स्टेप बाय अपन स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर अपन जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में पीछे का जो अध्ययन है वो भी अपना विशेष महत्व रखता है। क्योंकि विकास है, विशेषताएं हैं, या संयोग और विवेक की जो संतान की भी अपने चर्चा की थी, जो स्ट्रेची महोदय ने कहा था उस पर भी अपने चर्चाएं की थी। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान की संपूर्ण रूपरेखा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, चरितार्थ करती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने ये जानना अगले क्लास के बारे में, इससे पहले अपने प्रीवियस क्लास के बारे में भी कुछ बहुत जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी अपने दिमाग में होनी चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं परंपराओं की। तो देखिए, परंपराएं जो हैं ब्रिटेन के संविधान में, परंपराओं का एक विशेष महत्व है। सबसे पहले अपने को एक अपना स्टैंड बनाना इस प्रकार से कि परंपराओं का ब्रिटेन के संविधान में विशेष महत्व है। लेकिन अब जब हम परंपराओं की चर्चा करते हैं, क्या यह परंपरा ही कानून है? अगर अपन इसको कानून के आधार पर देखें, जिसको अपन कानून कहते हैं, क्या परंपराओं का महत्व भी कानून जैसा ही है? ये भी कानून और परंपराओं में अंतर की भी अपन चर्चा करेंगे आगे चल करके कि इन दोनों के मध्य किस प्रकार का अंतर जो है अपन कर सकते हैं। और फिर अपन देखेंगे कि इन परंपराओं का जो स्वरूप है वो ब्रिटेन के संविधान में कहाँ कहाँ अपने को देखने को मिलता है। तो ब्रिटेन के संविधान में जो ये परंपराएं हैं इनका विशेष महत्व है। अब परंपराओं को अपन इस रूप में देख सकते हैं कि परंपराओं का उल्लंघन होने पर न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर जितने भी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में कानून और परंपराओं के बीच जो एक मोटे तौर पे जो विभाजन रेखा खींचने का जो कार्य है वो बहुत ही मुश्किल है। अर्थात अपन ये तय नहीं कर सकते कि ये कानून है और ये परंपरा है, इनको अलग अर्थात विभाजित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो यहाँ अपने परंपरा इस प्रकार से देखनी है कि ब्रिटेन के संविधान की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परंपराओं के आधार पर ब्रिटेन के संविधान में अपनाई गई हैं, परंपराओं को एक विधि के रूप में उनमें शामिल किया गया है। तो अपन अब अंतर देखेंगे, इसके महत्व को देखेंगे, इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो अपन इसी प्रकार से इनका देखते हैं कि ये परंपराएं जो हैं वो ब्रिटेन के संविधान का एक अभिन्न अंग है। पहली चीज अपन क्लियर कर लेते हैं कि ये जो परंपराएं हैं ये ब्रिटिश संविधान का अभिन्न अंग है, यानी संविधान का अभिन्न अंग है। अंग है इसका, अभिन्न अंग है इसका मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से कानून है उसी प्रकार से परंपराएं। और ये बात आ गई कि विद्वान भी ये कहते हैं कि कानून और परंपराओं के मध्य कोई विभाजन रेखा खींचना है तो वो बहुत ही मुश्किल कार्य है ब्रिटेन के संविधान में, क्योंकि ये परंपराएं जो है ब्रिटेन के संविधान में विशेष महत्व रखती हैं। इनको न्यायालय में, इनका उल्लंघन होने पे न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अब अपन देखते हैं कि परंपरा और कानून में क्या अंतर होता है। बेसिकली अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि परंपरा और जो कानून है उसमें किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। तो आप अपने नोटबुक में, क्योंकि अपने लिए महत्वपूर्ण चीज जो है वो यही है ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं के महत्व की जो अपन चर्चा करते हैं, तो अपने को यही देखना है। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, परंपराएं व
कानून में अंतर, ये अपने को देखना, ये अपना एक सवाल बनता है यहाँ से। ये अपन ये कह सकते हैं कि ये एक सवाल बनता है साहब यहाँ से कि परंपरा आधार कानून में परंपराओं में क्या अंतर होता है। बेसिकली अपन किस प्रकार का अंतर इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ अपन लिखते हैं कानून और दूसरी तरफ अपन लिखते हैं परंपराएं, और बीच में अपन एक रेखा खींच लेते हैं साहब, और उसी के आधार पे अपन इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला अंतर आप किसके आधार पे करोगे? आप अपने मस्तिष्क में इस प्रकार से विचार कीजिए कि अपन पहला जो अंतर है वो किस आधार पे करेंगे। तो कानून जो होते हैं यानी बनाने का जो प्रारूप है, अपन यहां देखें कि बनाने का जो प्रारूप है वो कैसे तैयार होता है। कानून कहाँ बनते हैं, परंपराएं कहाँ बनती हैं, उसके आधार पे अपन को इसको समझना है। तो कानून की अपन चर्चा करते हैं तो कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? संसद के द्वारा निर्मित। आपको मैंने बताया भी था और आपने पहले पढ़ा भी है इस चीज के बारे में। जब अपन शासन के अंगों की बात करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी जब अपन चर्चा करते हैं तो आपको पता है व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका क्या करती है? व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका क्या करती है? जांच करना। ये इनके कार्य है शासन के अंगों के। कार्य शासन के अंगों की जब चर्चा करते हैं तो 3 अंग आते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका उसकी जांच करती है। तो अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं कानून के अंतर की जब चर्चा कर रहे हैं तो कानून का निर्माण जो है वो व्यवस्थापिका, और ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है? संसद। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? संसद के द्वारा निर्मित। अब इसमें क्या होता है कि व्यवस्थापिका की चर्चा करते हैं तो इसमें ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। सीधा सा है। तो यहां दोनों के द्वारा निर्मित होते हैं ये सब। अब जब परंपराओं की चर्चा करते हैं तो परंपराएं जो होती हैं वो निर्मित नहीं होती है, संयोग वंश शामिल होती हैं। क्या लिखेंगे अपन? संयोग वंश निर्मित। ये संयोग के आधार पे निर्मित हो जाती है। जैसे मैंने आपको परंपरा के रूप में जब अपन ने संयोग और विवेक की जब अपन चर्चा कर रहे थे और मैंने उस समय आपको संयोग के तत्वों की जब चर्चा की थी, संयोग के तत्वों की अपन चर्चा कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के अंदर संयोग वंश ही द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण हो जाता है साहब। जबकि 1295 की जब घटना अपन देखते हैं तो उस समय शासक जो था कर प्रस्तावों पे विचार विमर्श करने के लिए 3 वर्गों की एक संयुक्त बैठक बुलाता है, उसका आयोजन करता है। लेकिन होता क्या है, संभावना ऐसी बन रही थी कि ब्रिटेन में त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण होगा, लेकिन संयोग वंश होता कैसा है? द्विसदनात्मक। तो ये क्या है? संयोग। एक परंपरा सी बन जाती है वहां पे। तो इस प्रकार ये जो परंपराएं हैं वो संयोग वंश पे आधारित होती है। दूसरा अपन देख सकते हैं कि कानून जो होते हैं वो लिखित होते हैं। कानून क्या होते हैं? कानून लिखित होते हैं। कानून लिखित रूप में होते हैं। जबकि अपन परंपराओं की जब चर्चा करते हैं तो परंपराएं क्या होती हैं? अलिखित होती है सब। अलिखित। ये भी इसका एक अंतर बन जाता है कि परंपराएं अलिखित होती हैं। इसके अलावा अपन तीसरी चर्चा करते हैं, कानून जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं।
निश्चित भी कह सकते हैं अपन, स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं कि किस क्षेत्र किस विषय पे कानून बनाया गया उसका दायरा उसी तक के सीमित होता है, तो स्पष्ट और निश्चित होते हैं। जबकि अपन परंपराओं की चर्चा करते हैं तो परंपराएं ना तो निश्चित होती हैं और ना ही स्पष्ट होती हैं, ना ही स्पष्ट और ना ही निश्चित। ये अंतर हो गया। चौथा अंतर करते हैं कानून के संदर्भ में। कानून का उल्लंघन होने पे क्या हो सकता है, न्यायालय के अंदर उसको चुनौती दी जा सकती है। तो यानी कानून को न्यायालय में चुनौती मिल सकती है सर। कानून अपन ये भी कह सकते हैं कानून के द्वारा किसी प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उस कानून को चुनौती दी जा सकती है, या उसका उल्लंघन होने पे न्यायालय का उसको संरक्षण भी होता है, न्यायालय में उसकी अपील भी की जा सकती है। लेकिन जब अपन परंपरा की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा अर्थात न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं, परंपरा का उल्लंघन होने में उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाए, न्यायालय में चुनौती नहीं। आ गई मेरी बात समझ में? यानी कि अपने को इस प्रक्रिया के आधार पे अपने को ये समझने का प्रयास करना है कि कानून और परंपरा में बेसिकली किस प्रकार का अंतर होता है। अपने केवल और केवल ब्रिटेन के संविधान में ही अपने को इन परंपराओं के महत्व पर ध्यान देना है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में इन परंपराओं का विशेष महत्व है। ये परंपराएं संविधान का अभिन्न अंग है। इसलिए विचारक इस चीज पे जोर देते हैं कि ब्रिटेन में परंपरा और कानून के मध्य किसी स्पष्ट विभाजन रेखा का खींचना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यानी जितना महत्व कानून का है उसी प्रकार कानून के समान ही परंपराओं का भी महत्व वहां पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अपन मोटे तौर पे जब परंपरा और कानून में अंतर की चर्चा करते हैं कि भैया कानून और परंपरा में अंतर क्या होता है, अपन किसको कानून कहे किसको परंपरा कहे, इसमें कोई तो अंतर होना चाहिए जिसके आधार पे ये पता चले कि ये परंपरा है और ये कानून है। तो यहाँ अंतर मैंने आपको ये 3-4 पॉइंट जो बोर्ड पे लिखे हैं इसके आधार पे आप दोनों में अंतर कर सकते हैं कि कानून जो होता है वो संसद के द्वारा निर्मित होता है, जबकि परंपराएं संयोग वंश ही निर्मित होती हैं। अब अपन ने संयोग के तत्व जब अपन पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है ब्रिटेन में, ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संयोग वंश ब्रिटेन के संविधान में शामिल होती है। इसके अलावा इसका एक और तत्व ले सकते हैं आप, मंत्रिमंडल। और ये भी मैंने बताया था कि 1714 की घटना थी जिसमें हैनोवर वंश के जो शासक थे जॉर्ज प्रथम जॉर्ज द्वितीय, दोनों ही अंग्रेजी नहीं जानते थे, दोनों ही अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। तो उनकी जो परामर्श समिति थी कार्य करने के लिए उनको जो परामर्श देती थी, उस समिति की जो बैठकें होती थी उसकी अध्यक्षता जो थी वो शासक के द्वारा की जाती थी। लेकिन अंग्रेजी न जान पाने के कारण उन्होंने संस्थाओं में समिति की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता करना बंद कर दिया। और ऐसी स्थिति में उन्होंने व्हिग दल का जो प्रभावी नेता था रॉबर्ट वॉलपोल जो था उसको उसके समिति का अध्यक्ष बना दिया, और आगे चल करके वह उस समिति का प्रमुख होने के नाते उसको प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। और ये संयोगवंश ब्रिटेन के संविधान में प्रधानमंत्री के पद का विकास हो गया। तो इस प्रकार की चीजें अपन देखते हैं। लिखित और अलिखित कानून लिखित होते हैं, परंपराएं अलिखित होती हैं, कानून स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं। परंपराएं ना तो स्पष्ट होती हैं ना ही निश्चित होती हैं। और एक चीज है कि कानून का उल्लंघन होने पे उसको चुनौती दी जा सकती है कि कानून तोड़ने वाले को न्यायालय के द्वारा, और इस प्रकार परंपराओं का उल्लंघन होने पे न्यायालय में से चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बेसिकली एक अंतर है यहाँ पे, इस अंतर को अपन समझ सकते हैं। अब अपन देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान के अंदर, ब्रिटेन के संविधान की परंपराओं का बेसिकली जो स्वरूप है, संबंधित जो प्रारूप है परंपराओं का, किन किन क्षेत्रों में अपने को परंपराएं जो है वो देखने को मिलती हैं।
तो अपन देखेंगे सम्राट से संबंधित परंपराएं, संसद से संबंधित परंपराएं, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं और राष्ट्रमंडल से संबंधित जो परंपराएं हैं उनको अपन देखने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संबंधित क्षेत्र जो है परंपराओं के, कि किन क्षेत्रों में अपन को परंपराएं देखने को मिलती हैं। तो पहले देखते हैं अपन सम्राट से संबंधित परंपराएं, यानी सम्राट से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं हैं। सम्राट की जो कार्य प्रणाली है उसमें भी परंपराओं के आधार पे कार्य होता है। तो अपने को वो परंपराएं तलाश करनी है कि सम्राट के अधिकार क्षेत्र में जो कार्य हैं वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो परंपराओं से प्रभावित हैं। तो यहाँ अपन यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे संसद से संबंधित परंपराएं, साथ साथ लिखते रहे आप। इसके अलावा अपन देखेंगे सम्राट आ गया, संसद आ गई, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं, ये देखेंगे। और एक परंपरा आएगी राष्ट्रमंडल से, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। तो कुल मिलाकर के 4 क्षेत्रों में अपन परंपराओं के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। और सम्राट के संदर्भ में अपन जब चर्चा करते हैं तो अपन देखते हैं कि सम्राट जो है, पहली परंपरा तो ये है कि जो वहाँ का लोक सदन है, लोक सदन में बहुमत दल जो होता है, बहुमत दल के नेता को वो क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ऐसा पीएम बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, उसकी नियुक्ति करता है। तो ये एक परंपरा के तौर पे देखा गया है वहाँ पे कि जो लोक सदन है उसको जो बहुमत दल जो है, राजनीतिक दल जो है, उसका जो मुखिया है उसी को वो क्या करता है, प्रधानमंत्री पद पर उसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा दूसरी घटना है कि सम्राट जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि सम्राट की ऐसी परंपरा बनी हुई है कि सम्राट जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरी चीज होती है कि सम्राट जो है अपने संपूर्ण जो कार्य करता है, सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेगा। एक और आता है इसमें वीटो को लेकर के भी। अब देखिए ब्रिटेन के संविधान में सम्राट को वीटो पावर, वीटो का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन लगभग 300 साढ़े 300 सालों से सम्राट ने कभी वीटो का प्रयोग नहीं किया है। अब ऐसी परंपरा बन गई है कि सम्राट जो है वो संसद के किसी कानून पे वीटो जो है वो नहीं कर सकता, यानी वीटो है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसी परंपरा वहां पे बन चुकी है। तो वीटो होते हुए भी वीटो का प्रयोग नहीं करेगा।
ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी आप अपनी नोटबुक जो है उसमें आप देखना। मैं तो केवल और केवल आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब अपन परंपराओं की चर्चा करते हैं तो उनके 4 क्षेत्रों में अपन को परंपराएं देखने को मिलती हैं। सम्राट से संबंधित परंपराएं, संसद से संबंधित, मंत्रिमंडल से संबंधित और राष्ट्रमंडल से। तो अपन मोटे तौर पे जब देखते हैं तो सम्राट की जब चर्चा करते हैं तो सम्राट से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं हैं, तो उसमें आता है कि चाहे लोक सदन में जिस दल को बहुमत है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, ये परंपरा बन चुकी है। दूसरी चीज है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता सम्राट नहीं करेगा, ये भी वहां परंपरा बन चुकी है। सम्राट है वो जो कार्य करेगा वो मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा, ये भी परंपरा बन चुकी है। और चौथी चीज अपन देखते हैं कि सम्राट के पास वीटो का अधिकार है, लेकिन लगभग 300 साढ़े 300 सालों से वहां पे कभी वीटो का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए अब वहां पे एक ऐसी परंपरा बन गई है कि सम्राट वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के अपन देखते हैं मोटे तौर पे इस प्रकार की चीजें जो है वो अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं संसद से संबंधित परंपराएं। अब अपन संसद से संबंधित परंपराओं को देखते हैं तो देखिए संसद का जो अधिवेशन है, अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका जो अधिवेशन है वर्ष में एक बार अवश्य होगा। यानी ये परंपरा है कि संसद का अधिवेशन एक वर्ष में एक बार तो कम से कम होगा ही। तो ये भी एक संसद से संबंधित एक परंपरा है। इसके अलावा जो होती है लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है, लोक सदन का अध्यक्ष जिसको अपन स्पीकर भी कहते हैं ना, ये लोक सदन का जो स्पीकर है या जो अध्यक्ष है ये अपने क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित होता है, क्योंकि ये निर्णायक मत का प्रयोग करता है। इसलिए ये इसका जो अध्यक्ष है वो अपने क्षेत्र में निर्विरोध निर्वाचित होता है। इसके अलावा जब लॉर्ड सभा अपीलीय न्यायालय के रूप में, अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है, तो यहां परंपरा है कि लॉर्ड सभा में जो न्यायिक लॉर्डों की जो नियुक्ति की गई है वो उस अपीलीय न्यायालय की जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे, यह अनिवार्यतः उसमें शामिल होंगे। यानी कि लॉर्ड सभा जब अपीलीय न्यायालय, क्योंकि लॉर्ड सभा अब तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, लेकिन पहले की जो परंपरा है वो यही है कि लॉर्ड सभा अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी तथा सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका जो थी वो लॉर्ड सभा के द्वारा ही निभाई जाती थी। और जब लॉर्ड सभा अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा में जो न्यायिक लॉर्डों की जो नियुक्ति की जाती थी वो सदस्य जो थे वो अपीलीय न्यायालय की बैठक में जरूर या अनिवार्य रूप से उसमें हिस्सा लेते थे। इसके अलावा अपन देख सकते हैं कानून बनाने के लिए प्रत्येक जो विधेयक है उसके 3 वाचन, ये भी एक परंपरा थी वहां पे कि जो कानून बनाने के लिए जो विधेयक है उसके 3 वाचन होंगे। और एक और ले लीजिए आप, जो धन विधेयक की अपन चर्चा करते हैं, धन विधेयक कॉमन सभा, यानी धन विधेयक जो है वो कॉमन सभा अपन जिसको लोक सदन कहते हैं उसी में शुरू किया जाएगा। यानी कि धन विधेयक लोक सदन में प्रस्तुत होगा, ये एक परंपरा बन चुकी है। तो इस प्रकार ये संसद से संबंधित। अब अपन देखते हैं मंत्रिमंडल से संबंधित, ये मैं मिटा देता हूं दोनों।
अब अपन चर्चा करते हैं मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं, ये मंत्रिमंडल से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं हैं। अब देखिए, अपन ने चर्चा की थी कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है, सम्राट उसी दल के मुखिया जो है उसको प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करता है। तो इसमें देखिए, जो बहुमत दल का जो मुखिया होता है, जो नेता होता है, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, वो अपने दल में से अपने कार्य करने के लिए अपने सहयोगियों की नियुक्ति करता है। ये भी वहाँ की एक परंपरा के तौर पे अपन इसको देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री के लिए देखिए, अब मंत्रिमंडल में सबसे बड़ी चीज जो है, पीएम के लिए लोक सदन से निर्वाचित होना, लोक सदन का सदस्य होना, ये भी वहाँ की परंपरा है कि लोक सदन की अपन चर्चा करते हैं तो अपन पाते हैं कॉमन सभा, यानी जो प्रधानमंत्री जो होगा, ये प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होगा? लोक सदन का सदस्य होगा। ये उसके लिए आवश्यक है, कैसी परंपरा बनी हुई है कि प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होगा। जबकि अपन देखते हैं, अपने देश की चर्चा करते हैं तो पीएम जो है वो राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन यानी कॉमन सभा का सदस्य होना आवश्यक है। और दूसरी ओर आता है कि मंत्रिमंडल जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक, ये आपको समझने की आवश्यकता है, सामूहिक सिद्धांत, सामूहिक कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व भी देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व लिख दीजिए आप, ये ज्यादा उत्तर बेटर रहेगा। उत्तरदायित्व सिद्धांत, तो देखिए मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे कार्य करती है। यानी कि एक मंत्री के विरुद्ध अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो ऐसी स्थिति में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या कहता है? अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यहाँ ये सामूहिक उत्तरदायित्व का जो कार्य है, ये भी एक परंपरा के तौर पर इस प्रकार से एक की अपनी ये कहें कि गलत कार्य के आधार पे या उसके कार्य की निंदा के आधार पे जब विश्वास प्रस्ताव आता है, पारित हो जाता है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं। उसके आधार पे संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो परंपरा है, मंत्रिमंडल की जो कार्यवाही है उसके जो निर्णय है वो गुप्त रखे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है महत्वपूर्ण घटना के संदर्भ में, तो ऐसी स्थिति में उस निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ये परंपरा है वहां की। उसके आधार पर उन निर्णयों को गुप्त भी रखा जा सकता है। अब अपने अंतिम जो है वो था अपना राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। अब देखिए, आपको यहां राष्ट्रमंडल से संबंधित जो परंपराएं हैं उससे पहले आपको राष्ट्रमंडल को समझना है। अब राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? अब यहां पे राष्ट्रमंडल देशों का जो समूह है उससे संबंधित भी परंपराओं की जब चर्चा करते हैं तो राष्ट्रमंडल को समझना जरूरी है आपके लिए। और मैंने बताया राष्ट्रमंडल जो देशों का समूह है, ये देश जो है वो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रमंडल कभी ना कभी ब्रिटेन के जो उपनिवेश रहे हैं उनसे संबंधित परंपराएं क्या है? राष्ट्रमंडल की जब बैठक होती है तो उसकी जो अध्यक्षता है वो सम्राट या अपन कह सकते हैं रानी, जो भी उसकी महारानी है, उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है।
अध्यक्षता की जाती है। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण आपके लिए जानना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं। ये खुद भी आप इस पे अपनी नोटबुक के आधार पे, आपके पास जो भी अन्य सामग्री है उसके आधार पे, या नेट पे जाकर के भी आप इस चीज़ को सर्च करें। आप ये चीज़ समझने का प्रयास करें कि राष्ट्रमंडल, राष्ट्रों का जो समूह है वो किस प्रकार का समूह है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यानी कॉमनवेल्थ जो अपन कहते हैं। तो राष्ट्रमंडल मैंने आपको सीधा सा सिंपल सा एक ही अर्थ में बता दिया कि ये राष्ट्रों का जो समूह है, कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। भारत भी जब चर्चा करते हैं तो भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद ये चीज़ भारत पे छोड़ी गई थी कि भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले सकता है, ना चाहे तो नहीं ले सकता। लेकिन भारत ने स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी। तो इस प्रकार ये राष्ट्रमंडल जो है वो उपनिवेश रहे उन राष्ट्रों का एक समूह है। जब इसकी बैठक, इसका कोई सम्मेलन होता है तो उस समय उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? उस समय उसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटेन की रानी के द्वारा की जाएगी। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन ये चीजें देख रहे थे। इसके अलावा अपन देखेंगे कोई भी किसी भी उपनिवेश के संदर्भ में, एक चीज और बता देता हूं कि किसी भी उपनिवेश के संदर्भ में कोई भी कानून संसद तब तक नहीं बनाएगी जब तक वह उपनिवेश संसद से इस प्रकार की प्रार्थना ना करे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून निर्माण, कोई भी कानून का निर्माण तब तक नहीं करेगी, तब तक नहीं करेगी जब तक सदस्य राष्ट्र प्रार्थना न करे। यानी कानून बनाने की प्रार्थना जब तक सदस्य राष्ट्र ना करे तब तक संसद उसके संदर्भ में कानून है वो नहीं बनाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे की इसकी क्लास में। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। संविधान की जो अपन ब्रिटेन संविधान की जो परंपराएं अपन देख रहे थे उसका अध्याय अपन यहीं तक इसे यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें पूरी संपूर्ण जो जानकारी थी, कानून और परंपराओं के मध्य अंतर को देखा, कानून के ब्रिटेन के संविधान में क्या महत्व है उन परंपराओं का, उनको समझने का प्रयास किया, और फिर प्रत्येक क्षेत्र में सम्राट के, मंत्रिमंडल के, संसद के और राष्ट्रमंडल के संदर्भ में जो परंपराएं हैं उनको भी अपने समझने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपन मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।